हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। प्यारे दोस्तों, बात करेंगे बीएड सेकेंड सेमेस्टर। अकॉर्डिंग टू कानपुर यूनिवर्सिटी, बीएड सेकेंड सेमेस्टर में जो पेपर 4 है आपका पर्यावरण अध्ययन, इसकी एक क्लास पहले हो चुकी है जो कि सब्जेक्टिव बेस्ड हमने पढ़ाया था। आज हम बात करेंगे एमसीक्यूज बेस्ड सुपर 50 क्वेश्चंस रहेंगे एंड एमसीक्यूज बेस्ड ये आपकी क्लास फर्स्ट रहेगी। सब्जेक्टिव बेस्ड एक क्लास हम कर चुके हैं। ये वो सुपर क्वेश्चंस रहेंगे जो आपको एग्जाम में एज इट इज देखने को मिल जाएंगे। जो भी स्टूडेंट क्लास में लास्ट तक बना रहता है डेफिनेटली बहुत कुछ सीखने वाला है। एंड आपको बता दें, अगर आपने अभी तक हमारे पेड नोट्स नहीं लिए हैं तो जो नंबर आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे 9628182649, इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। आपको सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों टाइप से कंटेंट मिल जाता है। तो चलिए बात करते हैं हमारे क्वेश्चंस की। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। चलिए, व्यक्ति के वंशानुक्रम के अतिरिक्त वह सब कुछ पर्यावरण माना जाता है जो उसे प्रभावित करता है। किसका कथन है? ये बात किसने कही है? सीसी पार्क, अंश टैशी, रोसे या फिर इनमें से कोई भी नहीं है। ये बात कहने वाले, बात क्या है कि व्यक्ति के वंशानुक्रम के अतिरिक्त वो सब कुछ पर्यावरण माना जाता है जिसका उस पर प्रभाव पड़ता है। ये बात कहने वाले हमारे अंश टैसी हैं। कौन है? अंश टैसी। ऑप्शन बी जो है आपका वो यहाँ पे राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, डॉरेनमिर ने पर्यावरण के कारकों को वर्गीकृत किया है। डॉरेनमिर ने पर्यावरण के कारकों को कितने भागों में बांटा है? तो इन्होंने पर्यावरण के कारकों को 7 भागों में बांटा है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन ए जो है आपका वो राइट हो जाता है। मनुष्य एक विशेष स्थान पर विशेष समय पर जिन संपूर्ण परिस्थितियों से घिरा हुआ है उसे पर्यावरण कहते हैं। यह परिभाषा पर्यावरण की किसने दी है? यह परिभाषा देने वाले आपके सीसी पार्क हैं। कौन? सीसी पार्क कहते हैं कि मनुष्य एक विशेष स्थान पर विशेष समय पर जिन संपूर्ण परिस्थितियों से घिरा हुआ है उसे पर्यावरण कहते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट वन ओवर हियर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पर्यावरण एक बाहरी शक्ति है या एक बाह्य शक्ति है जो प्रभावित करती है? ये परिभाषा पर्यावरण की किसने दी है? ये आपके रोसे ने दी है। किसने दी है? रोसे ने ये परिभाषा दी है कि पर्यावरण एक बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। इस तरीके से क्वेश्चंस आपसे कई क्वेश्चंस पूछ लेता है, कई स्टेटमेंट आपसे पूछ लेगा कि ऐसा किसने कहा है, तो इनको आप जरूर याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, पर्यावरण के भौतिक एवं अभौतिक कारकों की विवेचना किस वैज्ञानिक ने की है? डेविस, यानी कि भौतिक और अभौतिक कारक जो हैं हमारे पर्यावरण के, इनको बताने वाले कौन हैं? डेविस हैं, डॉरेनमिर हैं, ओस्टिंग हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, 3 हैं। कौन इसमें से राइट है? तो ऐसा कहने वाले आपके ओस्टिंग हैं। ओस्टिंग कहते हैं पर्यावरण के भौतिक और अभौतिक कारकों की इन्होंने विवेचना की है। किसने? ओस्टिंग ने। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर जो सी है वो राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन कहता है, मृदा की विशेषताएं क्या है? मृदा यानी कि मिट्टी, आपकी सॉइल की बात हो रही है। ओके, क्या विशेषताएं हैं? मृदा धरातल की उथली परत का नाम है। ये तो ऑप्शन सही है, बात ठीक है। मृदा में ही यानी कि मिट्टी में ही पौधों के लिए पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। बिल्कुल डेफिनेटली बात सही है। हमारी मिट्टी ही है जिसमें पौधों के लिए पोषक तत्व प्राप्त होते हैं, इसीलिए तो हम पौधे लगाते हैं। पौधे कितने हरे भरे होते हैं, है ना? और क्योंकि उन्हें पोषक तत्व मिल रहे हैं मिट्टी से। मृदा की रासायनिक संरचना में नाइट्रोजन, कार्बन एवं जल होता है। बात ये भी सही है। तो ये सभी मृदा की विशेषताएं हैं, इसलिए हम जाएंगे ऑप्शन नंबर डी के साथ। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, प्रैक्टिकल प्लांट इकोलॉजी पुस्तक किसकी रचना है? तो ये जो पुस्तक है इसको रचने वाले एजी टॉन्सले हैं। कौन? एजी टॉन्सले जो हैं इन्होंने ये पुस्तक लिखी है, प्रैक्टिकल प्लांट इकोलॉजी। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट हो जाता है। प्रभावकारी दशाओं का वह संपूर्ण योग जिसमें जीव रहते हैं पर्यावरण कहलाता है। ये भी पर्यावरण की एक परिभाषा ही है जिसको देने वाले एजी टॉन्सले हैं। ऑप्शन यहाँ पे भी आपका एजी टॉन्सले के साथ जाएगा, यानी कि B1 इज द राइट वन। शिक्षा के व्यापक अर्थ में वे सभी प्रभाव आ जाते हैं जो व्यक्ति को जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत प्रभावित करते हैं। किसका कथन है? ये कथन आपका डोम्बिल का है। डोम्बिल कहते हैं
शिक्षा के व्यापक अर्थ में वे सभी प्रभाव आ जाते हैं जो व्यक्ति को जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत प्रभावित करते हैं। ऑप्शन सी जो है यहाँ पे आपका वो राइट हो जाता है। शिक्षा शब्द की उत्पत्ति जो है वो किससे हुई है? यूनानी शब्द से हुई है, लैटिन शब्द से हुई है, ग्रीक, या फिर इनमें से कोई भी नहीं है। शिक्षा शब्द की जो उत्पत्ति है आपकी ये लैटिन शब्द से हुई है। किससे? लैटिन शब्द से हुई है। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट हो जाता है। पारिस्थितिक तंत्र की विशेषता क्या है? इसका क्षेत्रीय आयाम होता है, यह प्राकृतिक संसाधन होते हैं, यह एक विवृत तंत्र होता है, या फिर ये सभी। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन जाएगा वो बी के साथ जाएगा। पारिस्थितिक तंत्र की विशेषता क्या है? यह प्राकृतिक संसाधन होते हैं। क्या होते हैं? प्राकृतिक संसाधन होते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट वन ओवर हियर। अजीवीय संघटक किससे बनते हैं? प्राकृतिक वातावरण से बनते हैं, सांस्कृतिक वातावरण से बनते हैं, भौतिक वातावरण से बनते हैं, या वातावरणीय तत्वों से मिलकर के बने होते हैं। तो यहाँ पे जो बेस्ट वन ऑप्शन आपका रहेगा वो सी रहेगा, भौतिक वातावरण से। जो हमारे अजीवीय संघटक बनते हैं वो हमारे भौतिक वातावरण से बनते हैं। किससे? भौतिक वातावरण से बनते हैं। उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक जीव तीनों ही मिलकर होते हैं। क्या होते हैं ये तीनों मिलकर के? अपघटक कहलाते हैं, उपभोक्ता कहलाते हैं, या जीव भार। तो उत्पादक हो, उपभोक्ता, अपघटक, जीव तीनों ही मिलकर के ये जीव भार होते हैं। क्या? जीव भार होते हैं या जीव भार कहलाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है प्राथमिक उपभोक्ता कौन है? शेर, पालक, चील, या इनमें से कोई भी नहीं है। तो पालक यानी कि पौधे। कौन? पौधे। ठीक है, ये कौन है? ये हमारे प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट वन। सूक्ष्म जीव या लघु उपभोक्ता की श्रेणी में कौन सम्मिलित होता है? सूक्ष्म जीव या लघु उपभोक्ता, कवक होता है, जीवाणु, ए और बी दोनों है, या इनमें से कोई भी नहीं है। तो सूक्ष्म जीव या लघु उपभोक्ता की श्रेणी में शामिल होने वाले आपके कवक और जीवाणु दोनों ही हैं, इसलिए हम ऑप्शन नंबर सी के साथ चले जाएंगे। पारिस्थितिक तंत्र का प्रतिपादन किसने किया था? पारिस्थितिक तंत्र का प्रतिपादन करने वाले टेंसले हैं। कौन है? टेंसले। क्वेश्चन है परितंत्र का अर्थ होता है किसी प्रणाली, तंत्र की भौतिक, जैविक तथा रासायनिक प्रक्रियाएं जो विशेष जीवधारी स्थान तथा समय में इकाई के रूप में होता है। ये किसका कथन है? ए.जी. टेंसले का है, F.R. फोस्टबर्ग का है, R.L. लिंडरमैन का है, या फिर थॉम्पसन का है? तो ये जो स्टेटमेंट है वो आपके F.R. फोस्टबर्ग का है। स्टेटमेंट क्या था? परितंत्र का अर्थ होता है किसी प्रणाली, तंत्र की भौतिक, जैविक तथा रासायनिक प्रक्रियाएं जो विशेष जीवधारी स्थान और समय में इकाई के रूप में होता है। ये बात कहने वाले F.R. फोस्टबर्ग हैं। पर्यावरण कितने प्रकार के होते हैं? प्राकृतिक पर्यावरण होता है, मनुष्यकृत पर्यावरण होता है, या दोनों ही बातें सही हैं? तो डियर फ्रेंड, बात सही है। पर्यावरण हमारा प्राकृतिक भी होता है, मनुष्यकृत भी होता है। ये जो आप नदियाँ, पहाड़, झरने, अपने वातावरण, पेड़ पौधे देख रहे हैं, ये प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत आता है। मनुष्यकृत जो पर्यावरण है उसमें आपका विद्यालय है ना, आपका बिल्डिंग्स, आपके फैक्ट्रीज, आपके ये जो कुछ चीजें हैं जिसको मनुष्य ने बनाया है वो सभी मनुष्यकृत पर्यावरण के अंतर्गत आती हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे आपका सही हो जाता है। मनुष्यकृत पर्यावरण के कितने अंग होते हैं? ऐसा पर्यावरण जिसको मनुष्य ने बनाया है उसके कितने अंग होते हैं? वो पार्थिव संस्कृति भी होता है, अपार्थिव संस्कृति के अंतर्गत भी होता है, यानी कि दोनों ही अंग होते हैं मनुष्यकृत पर्यावरण के। इसलिए ऑप्शन नंबर जो सी है यहाँ पे वो राइट हो जाएगा। ऐसे भूभाग जो सभी ओर से पानी से घिरे होते हैं उसे क्या कहते हैं? यानी कि ऐसा भूभाग जो बीच में है और उसके चारों तरफ क्या है? पानी पानी है, जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है उसे क्या कहते हैं? द्वीप कहते हैं, महासागर कहते हैं, सागर कहते हैं, या इनमें से कोई भी नहीं? उसे द्वीप कहते हैं डियर फ्रेंड। क्या कहते हैं? उसे द्वीप कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट वन। आगे बढ़ते हैं। सबसे पुराना एवं बड़ा महासागर कौन सा है? हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, आर्कटिका महासागर, या इनमें से कोई भी नहीं है? तो इसमें से आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। प्रशांत महासागर जो है वो सबसे पुराना और सबसे बड़ा महासागर है। ठीक है। मृदा प्रदूषण का स्रोत कौन सा है?
प्लास्टिक, औद्योगिक कचरा, कृषिजन्य कचरा या फिर ये सभी। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा मृदा प्रदूषण का। देखिए प्लास्टिक से भी आपकी मृदा प्रदूषित होती है, मिट्टी है ना। औद्योगिक कचरे से भी आपकी मृदा प्रदूषित होती है। जो खेतों में चीज़ें डाली जाती हैं उनसे भी हमारी मृदा प्रदूषित होती है। इसलिए ऑप्शन नंबर आपका जो डी है यहाँ पे वो राइट हो जाता है। एंड हम आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कहता है पर्यावरण के बारे में चिंता की जानी चाहिए, क्यों करनी चाहिए? उससे आर्थिक समृद्धि पर फर्क पड़ता है, इसलिए आर्थिक समृद्धि के लिए पर्यावरण के बारे में हमें चिंतित होना चाहिए। या पृथ्वी की सुंदरता खराब होती है जब हम पेड़ों को काटते हैं, या और भी चीज़ें जब हमारा पर्यावरण प्रदूषित होता है तो पृथ्वी की सुंदरता जाती है। बात ये भी ठीक है। अगर मानव अस्तित्व को बचाना है तो पेड़ों को बचाना होगा, जल को बचाना होगा, है ना। तो इस सब के लिए हमें करना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। आर्थिक समृद्धि के लिए भी, पृथ्वी की सुंदरता बनाए रखने के लिए भी, मानव अस्तित्व बचाने के लिए भी पर्यावरण के बारे में हमें चिंता करनी चाहिए। अगला क्वेश्चन कहता है भारत में जल प्रदूषण नियंत्रण हेतु प्रदूषण निवारक एवं नियंत्रण अधिनियम कब पारित हुआ था? ये आपका सन 1974 में पारित हुआ था। कब हुआ था? 1974 में पारित हुआ था। संविधान में सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए कौन सी धारा है? संविधान में सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए जो धारा है आपकी वो है 48A और 51AG। 48A और 51AG, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए इको टूरिज्म में स्थान वैसा ही रहता है जैसी प्रकृति ने, जब इको टूरिज्म होता है उसमें स्थान वैसा ही रहता है जैसे प्रकृति ने बनाया है। बात तो बिल्कुल ठीक है। इको टूरिज्म से वहाँ की संस्कृति जानने का मौका नहीं मिलता, या इको टूरिज्म द्वारा वहाँ के निवासियों का आर्थिक सुदृढ़ीकरण होता है। इको टूरिज्म पर्यावरण चेतना और पर्यावरण संरक्षण शिक्षा का बोध कराता है। यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सी बात इसमें से सही नहीं है। देखिए ये भी बात सही है और ये भी सही है। जैसा कि इसमें कहा जाता है कि वहाँ का वातावरण वैसा ही रहता है, स्थान वैसा ही होता है जैसा प्रकृति ने बनाया है। बात ये भी ठीक है। और वहाँ के निवासियों का आर्थिक सुदृढ़ीकरण भी होता है, क्योंकि जब वहाँ टूरिज्म आते हैं, बाहर से जो आते हैं लोग घूमने के लिए, देखने के लिए, उनसे वहाँ का आर्थिक स्थिति भी ठीक होती है। इको टूरिज्म पर्यावरण चेतना और पर्यावरण शिक्षा का भी बोध कराता है। बात ये भी ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वहाँ की संस्कृति को जानने का मौका नहीं मिलता है ना, हमें वहाँ की संस्कृति का जानने का मौका मिलता है। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि गलत है इसीलिए। किस सम्राट ने पौधों और प्राणियों के संरक्षण के लिए दंड निर्धारित किए थे? वो थे आपके अशोक। अशोक ने पौधों और प्राणियों के संरक्षण के लिए दंड निर्धारित किया था। किसने किया था? अशोक ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वायुमंडल में नाइट्रोजन ऑक्साइड का प्रतिशत कितना है? कितना है जी? 8% है। कितना है? वो वायुमंडल में जो N2O है उसका प्रतिशत 8% है। निम्न में से मुख्य ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन या मीथेन? कौन है? वो है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड मुख्य ग्रीन हाउस गैस कार्बन डाइऑक्साइड है। ओजोन परत क्षरण के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी गैस कौन सी है? वो गैस आपकी क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स है। कौन सी? ओजोन परत क्षरण के लिए जो मुख्य रूप से उत्तरदायी जो गैस मानी गई है वो आपकी क्लोरोफ्लोरोकार्बन मानी गई है। ओजोन सांद्रता मापन की इकाई कौन सी है? ओजोन सांद्रता मापन की जो इकाई है वो डॉप्सन है। ओजोन की सांद्रता किसमें मापी जाती है? डॉप्सन में। ओजोन की सांद्रता किसमें मापी जाती है? डॉप्सन में मापी जाती है। लगभग सारे संसार में कौन सा दशक सबसे गर्म रहा? तो सबसे गर्म आपका 90 का जो दशक था वो सबसे ज्यादा गर्म रहा, ठीक है, हॉटेस्ट रहा कह सकते हैं। विश्व मौसम संगठन के अनुसार भूतल के औसत तापमान में पिछली शताब्दी के दौरान कितनी वृद्धि हुई है? तो विश्व मौसम संगठन के अनुसार अगर माने तो भूतल के औसत तापमान में पिछली शताब्दी के दौरान जो वृद्धि हुई है आपकी वो 0.45 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 0.60 डिग्री सेल्सियस तक हुई है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका राइट हो जाता है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड कितने प्रतिशत तक लगभग बढ़ी है? कितनी बढ़ी है? लगभग 3%। वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो लगभग 3.00% उसमें बढ़ोतरी हुई है। ऑप्शन बी इज द राइट वन। वातावरण में
उपस्थित कौन सी गैस कांच की दीवार एवं छत की तरह काम करती है? कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है या मीथेन है? 4 ऑप्शन आपके सामने है। राइट इसमें से क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड एक CO2 ऐसी गैस है जो कांच की दीवार एवं छत की तरह काम करती है। जहां शिक्षण है वहां अधिगम अवश्य होता है, ये किसका स्टेटमेंट है? जहां शिक्षण है वहां अधिगम अवश्य होता है। ये छोटे छोटे स्टेटमेंट बहुत खतरनाक होते हैं, आपको याद रखना चाहिए। ये B.O. स्मिथ का स्टेटमेंट है। किसका? B.O. स्मिथ कहते हैं जहां शिक्षण है वहां अधिगम अवश्य होता है। भाई जब आप टीचिंग करेंगे तो सामने वाला सीखेगा ही। प्रोजेक्ट विधि के प्रवर्तक का नाम बताइए। प्रोजेक्ट मेथड के जो प्रवर्तक हैं वो आपके किलपैट्रिक हैं। कौन है? किलपैट्रिक हैं। स्वच्छ भारत अभियान कब आरंभ हुआ था? स्वच्छ भारत अभियान जो है यह 2 अक्टूबर 2014 में आरंभ हुआ था। ध्यान रखिएगा, स्वच्छ भारत अभियान से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आएगा। 2 अक्टूबर 2014 को ये आरंभ हुआ था। ठीक है। 3R का अर्थ क्या है? 3R का अर्थ है कम उपयोग, पुनः चक्रण, पुनः उपयोग। ठीक है, तो ये सभी ऑप्शन डी इज द राइट वन ओवर हियर। कचरा मुक्त शहरों के लिए शहरी स्वच्छ भारत मिशन के तहत स्मार्ट स्टार रेटिंग कार्यक्रम शुरू किया गया। कब शुरू किया गया? ये 2018 में शुरू किया गया था। कब? 2018 में। सन 2000 की जनगणना के अनुसार भारत की शहरी जो आबादी थी वो कितनी थी? वो आपकी 377 मिलियन थी। 2011 की जनगणना के अनुसार अगर बात करें तो भारत की जो शहरी आबादी यानी कि भारत में जो शहर में रहने वाले लोग थे उनकी आबादी 377 मिलियन थी। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय पर्यावरण मास का आयोजन कब किया जाता है? राष्ट्रीय पर्यावरण माह का आयोजन, मंथ का आयोजन कब किया जाता है? इसका आयोजन 19 नवंबर से लेकर के 18 दिसंबर जो है ये राष्ट्रीय पर्यावरण मास कहा जाता है, मनाया जाता है। पर्यावरण बचाओ स्वयं को बचाओ अभियान कब चलाया गया? पर्यावरण बचाओ स्वयं को बचाओ ये अभियान कब चलाया गया? ये अभियान आपका 1990 से लेकर के 1991 के बीच में चलाया गया, 90-91 में चलाया गया। पृथ्वी सम्मेलन कितने देशों की भागीदारी थी? पृथ्वी सम्मेलन में कितने देशों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था? 176 देशों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। क्या था? पृथ्वी सम्मेलन। ओके। पर्यावरण प्रबंधन का पक्ष कौन सा है? पर्यावरण शिक्षा, पर्यावरण की जानकारी, पर्यावरण प्रदूषण का नियंत्रण या फिर ये सभी? पर्यावरण प्रबंधन का पक्ष कौन सा है? तो इसमें पर्यावरण प्रदूषण का नियंत्रण ही एनवायरमेंट मैनेजमेंट का पक्ष है। अगला क्वेश्चन कहता है हॉर्न नॉट ओके अभियान का शुभारंभ कब किया गया? इसका शुभारंभ 3 अगस्त 2018 को किया गया। क्या था? हॉर्न नॉट ओके। हॉर्न नॉट ओके का शुभारंभ 3 अगस्त 2018 को किया गया था। पर्यावरण विभाग ने पारिस्थितिकी क्लब कब प्रारंभ किया? पर्यावरण विभाग ने पारिस्थितिकी क्लब जो था उसका आरंभ कब किया था? 1994-95 किया था। 94-95 में किया था। 94-95 के बीच में किया था। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट हो जाता है। संरक्षण वर्तमान पीढ़ी का भावी पीढ़ी के लिए त्याग है, यानी कि अगर आज हम कुछ बचाते हैं तो आने वाली पीढ़ी के लिए वो लाभदायक होगा, वो उसका यूज कर पाएंगे। तो संरक्षण यानी कि बचाव वर्तमान पीढ़ी का भावी पीढ़ी के लिए एक त्याग है, क्योंकि अगर हम कोई चीज़ बचा के रखेंगे यानी कि हम उसका त्याग करेंगे तभी तो वो चीज़ बच पाएगी। ये स्टेटमेंट किसका है? एली का है। कैसा? किसका है? एली का है। राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलेट अथॉरिटी अधिनियम कब लागू किया गया? ये आपका 26 मार्च 1997 को लागू किया गया। आज का लास्ट क्वेश्चन। एंड हमारे जो नोट्स होते हैं, नोट्स लेने के बाद आपको बाहर से कोई कॉपी किताब कुछ नहीं लेना होता है, सिर्फ नोट्स पढ़ करके आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। ये हमारा नंबर है, आप यहाँ व्हाट्सएप मैसेज करके नोट्स की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। क्वेश्चन है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अध्याय 3 की धारा 15 में प्रदूषण फैलाने वाले उद्योग संचालक पर कितने वर्ष का कारावास लागू होता है? 5 वर्ष का कारावास लागू होता है। कितने? 5 वर्ष का। क्लास कैसे कमेंट करके जो बताइएगा। क्लासेज कंटिन्यू मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास।